सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और इस वीडियो क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं जो तमाम जो वो एसीएफ एग्जाम जो आयोजित किए गए हैं विगत वर्षों में, उनमें जो पॉलिटिक के सवाल जो आए हैं उनका एक संकलन हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है, ये क्लास आपके जो आयोजित होने वाले 13 तारीख को आयोजित होने वाले एसीएफ एग्जाम के मद्देनज़र बनाया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी मतलब सहायता आपको प्रदान करेगा। ठीक है, इस वीडियो क्लास को मैं आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं बता दूं, चूंकि इसमें लगभग आपको 70 से 80 पॉलिटी के सवाल देखने को मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एसीएफ एग्जाम से लिए गए हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बेसिक सवाल हैं वो आपने कहीं ना कहीं पॉलिटी में ज़रूर पढ़ रखे होंगे। लेकिन फिर भी जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बहुत अति आवश्यकता महसूस होगी, वहाँ पर मैं उन चीज़ों को मैं आपके सामने विस्तृत रूप से रखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग इस एसीएफ बेस्ड पॉलिटी पीवाईक्यूज के संकलन को देखते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए आपको मैच द फॉलोइंग बताया गया है। ठीक है, और ये पाठ से आपको संबंधित सवाल है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है यदि पाठ से संबंधित सवाल है यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, तो आपको पाठ को भी कंठस्थ करके जाना है। ठीक है, पाठ हो गया, शेड्यूल हो गया, अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, सोर्सेस हो गए, ये सब तो वेरी बेसिक सवाल हैं जो कि बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए पाठ, और ये काफ़ी आसान सवाल है। ठीक है, और इसमें जो आप देख सकते हैं जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप जो हमारा किस में है, पार्ट 2 में हमें मिलता है। जस्ट सेकेंड, सिटीजनशिप जो हमें मिलता है डेट इज, वो हमें पार्ट 2 में मिलता है। तो इसे हम लोग पार्ट 2 से मैच कर देंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा होता है डेट इज, वो हमारा मिलता है पार्ट 4A से। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो इमरजेंसी प्रोविजन है, इसका जो प्रावधान है, इनके बारे बताया गया है हमारे सॉरी, ये आपका पार्ट 2 से मिला है, यहाँ पे मिलेगा ये पार्ट 3 से। और ये इमरजेंसी प्रोविजन आपका मिलता है, ये पार्ट 18 से मिलता है। और इलेक्शन के बारे में चर्चा की गई है पार्ट 15 में। ठीक है, तो इस मद्देनज़र आपको यहाँ पर जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपको इस समय अपने ये जो सारे जो पार्ट हैं उनको एक बार आपको दोहरा लेना है। ठीक है, कि किस पार्ट में मतलब किस से संबंधित सवाल मतलब बनते हैं, कौन सा चीज़ों से वो डीलिंग करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पार्ट वन जो होता है वो यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह पार्ट 2 सिटीजनशिप को रिप्रेजेंट करता है, नागरिकता जिसे हम लोग बोलते हैं। पार्ट 3 जो होता है दैट इज मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। पार्ट 4, ध्यान रखिएगा कि मैं काफ़ी इस चीज़ों को कंसाइज रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पार्ट बता दिया ताकि अगले जो सवाल जो पार्ट आधारित होंगे उनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट 4 जो होगा वो हमारे डीपीएसपी से संबंधित है। इसके बाद पार्ट 4A आ जाता है। पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। ठीक है, पार्ट 5 जो कि यूनियन से संबंधित है। अब इस यूनियन के अंदर भी 5 चैप्टर्स बनते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा पार्ट 6 ये हमारा होता है स्टेट्स को लेकर, राज्यों पर आधारित ये पार्ट है।
ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पार्ट 8 है दैट इज यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज, केंद्र शासित राज्यों पर आधारित है। 9वां में आपका पंचायत है। ठीक है। 9A इसके बाद जो कि म्यूनिसिपैलिटीज से डील करता है। देन 9B इट डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारिता जो समाज जो होते हैं उनसे ये डील करता है। ठीक है। इसके अलावा आ जाइए 10। हालांकि ये रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। 10वां जो पार्ट है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। और 11वां जो है वो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। 12वां जो है ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके अलावा जो 13वां जो है ये ट्रेड एंड कॉमर्स को देखता है। 13वां ये ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके अलावा 14वां पार्ट जो है ये आपका सर्विसेस अंडर यूनियन एंड स्टेट, जिसके अंदर आपका यूपीएससी आ जाएगा, स्टेट पीसीएस आ जाएगा। ठीक है। अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 14A। ठीक है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कहाँ पे 9A आ रहा है, कहाँ पर 14A आ रहा है। इट डील्स विद ट्राइब्यूनल्स। फिर 15 ये चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है। 16 ये स्पेशल प्रोविजंस जो कुछ सर्टेन क्लासेस है उनसे संबंधित है। इसके अलावा जो 17 है ये ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। इसके अलावा 18 ये इमरजेंसी प्रोविजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजन संबंधित है। 19 ये आपका मिसलेनियस है। ठीक है। 20 अमेंडमेंट, जो भी आपके संविधान में जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं उनसे संबंधित है। ठीक है। देन 21 ये टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन जो होते हैं, स्पेशल स्टेटस जो होते हैं स्टेट से रिगार्डिंग, स्पेशल स्टेटस टू स्टेट्स, उससे संबंधित है। और लास्ट में आपका जो 22 है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें टाइटल कमेंसमेंट या फिर जो भी जितने भी चीज़ें वो हिंदी में इसमें वर्णित किए जाते हैं तो वही चीज़ आपको इसमें मिलता है। तो ये आपके टोटल कितने आपके पार्ट्स बनते हैं, 22। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिटीजनशिप हमारा पार्ट 2 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में है। इलेक्शन के बारे हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर आपको 15 में मिलेगा वो। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ मिलेगा, वो आपका 18 में मिलेगा। तो ये इस तरह से आपका ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सवाल जो है, देखिए यहाँ पे भी पार्ट आधारित सवाल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया, इसका जो जवाब जो होगा इसमें आपको शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में पूछा जा रहा है।
ये जो शेड्यूल एंड ट्राइबल, यहाँ पे भी देखिए पार्ट 2, ये आपका मिलेगा आपका फंडामेंटल ड्यूटी से। पार्ट 4A ये आपको मिलेगा, सॉरी, ये मिलेगा आपको 4 से। ये आपको मिलेगा सिटीजनशिप यहाँ से, ठीक है। पार्ट 4A ये आपको मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज से। 9B यानी आपका ये C हो गया, ये आपको मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, ठीक है। और ये पार्ट 10 आपको मिलेगा आपको शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। देखिए शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आपको यहाँ पे मिल गया, और ये 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिल गए, ठीक है। तो पार्ट्स आ रहे, ये डायरेक्ट सवाल आपको पूछा गया, उसमें किसमें भी यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है, ठीक है। और ये तो आपका मेंस का भी सवाल है, ये देख सकते हैं, ठीक है, मेंस का सवाल है। तो ऐसा नहीं समझना है कि इतना आसान सवाल भैया इसमें क्यों पूछेगा नहीं पूछेगा, वो बात की बात है। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अपना जो 55वां सवाल है, ये पूछता है कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का जो एडवाइजरी कमेटी बनाया गया था, उसका मतलब चेयरमैन कौन थे, तो इसका जो जवाब जो होगा दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगला जो सवाल है ये देखिए स्टेटमेंट में, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स, इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स कितने सही हैं, और कौन जो हमारा जो स्टेट रीजन आर है वो कथन ए को वो करेक्ट एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो जवाब जो हमारा होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो सही है और ये भी सही है, लेकिन आप देखिए, आप यदि पॉलिटिव आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी होना और फेडरल स्टेट होना, इंडिया इज ए फेडरल, इस चीज़ को वो कहीं से भी लिंक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए कि बोथ है ना ट्रू है, लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। दिनेश गोस्वामी कमेटी किस कमेटी से संबंधित है, तो ये जो कमेटी आपकी संबंधित है इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि किससे सवाल, एक तो हमारा पार्ट्स एक इम्पॉर्टेंट है, पार्ट से सवाल बनते हैं। दूसरा मतलब जो एकदम फैक्चुअल सवाल की बात कर रहा हूँ, अब जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट सवाल है, तो ये जिसने इसको पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा वही इसको बना पाएगा। हालांकि फिर भी ये चलिए शुरुआती जो आप पढ़ते हैं पॉलिटी उसमें से आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो फैक्चुअल सवाल है उसको आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। वो आपको तटस्थ रहना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको सॉलिड नंबर देख के आएंगे, ठीक है। अब जैसे कमिटी है, यानी आपको कमिटी भी याद करके जाना है, कमिटी भी देखना है। दिनेश गोस्वामी कमेटी ये जो 1990 में आया था, ठीक है, और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। जो हमारा जो अगला जो सवाल है दैट इज कि नीति आयोग के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा मतलब विथ रेफरेंस टू नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग के संदर्भ में कौन उसमें शामिल होता है। एक तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑल यूनियन टेरिटरी। तो ये वेरी बेसिक सवाल है, आपने नीति आयोग के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब जो होगा हमारा सिर्फ 190 का ए होगा। अगला जो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब यहाँ पे देखिए आपको एसपीएस यानी स्टेट पीसीएस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो सर्विसेज जो होते हैं, चाहे वो जैसे कि यूपीएससी हो गया जो कि केंद्र का होता है, या फिर
जो स्टेट का होता है, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किस पार्ट के अंदर आते हैं? तो पार्ट ये 14 के अंदर आते हैं। ठीक है, पार्ट 14, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है, जिसने भी स्टेट पीसीएस के बारे में पढ़ा होगा अच्छा से, वही इस सवाल को बना पाएगा, और ये मेंस का सवाल है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो द नंबर ऑफ मेंबर हैज बीन फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। द गवर्नर हैज द राइट टू रिमूव द मेंबर ऑफ, गवर्नर के पास अधिकार होता है कि वो एसपीएससी के मेंबर को हटा सकते हैं। ओके। अगला है गवर्नर डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर इन द, ओके, गवर्नर आपका जो भी कमीशन है उसके मेंबर का निर्धारण करते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी। अगला जो है, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन रिमेन इन ऑफिस अप टू एज ऑफ 65 ईयर। तो ये तो साफ ही गलत है, दे आर अप टू 62 ईयर्स तक वो रहते हैं। ठीक है, इसका जो जवाब जो होगा दैट इज ये इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला जो सवाल है कि हु कैन रिमूव द मेंबर ऑफ यू, देखिए अगला फिर सवाल पूछ दिया है आपसे सर्विसेज से संबंधित कि यूपीएससी के मेंबर को वो अपना टेन्योर कंप्लीट करे उससे पहले ही उसे कौन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा ऑफ कोर्स ये प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर, आदेश नहीं बोलेंगे उसको, सॉरी, सिफारिश पर, ठीक है, उनके सजेशन पर ही हम लोग प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी मेंबर का, किसी भी यूपीएससी मेंबर को हम लोग उसके टेन्योर से पहले ही हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं। अगला है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है। तो देखिए, एक तो पार्ट हो गया, एक आपका पार्ट हो गया, एक आपका कमिटी हो गया। उसके अलावा कौन से मेंबर को कौन रिमूव कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ठीक है, रिमूवल। दूसरा ये सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अगला जो सवाल है कि स्टेट, और फिर दूसरा है कि रिमूव कर सकता है, ठीक उसी तरह अपॉइंट कौन किसको करता है। ये भी काफी फेवरेट सवाल रहता है पॉलिटी में। अगला सवाल है, देखिए यूपीएससी एससीएफ प्री में पूछा जा चुका है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब है गवर्नर। सॉरी, इट इज नॉट गवर्नर, इट विल बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी, यहाँ पे मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला जो सवाल जो हमारे सामने बनता है कि विथ रेफरेंस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी हमारा जो स्थानीय स्वशासन होता है उसके संदर्भ में कौन से यहाँ कथन आपको सही है। तो इसका जो ऑप्शन है ऊपर चला गया है और ये जो क्वेश्चन जो है ये नीचे है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये कहा गया है कि, तो इसका जो जवाब होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जाहिर सी बात है वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये तो सही है, आपने पढ़ा ही है। दूसरा कि कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सही है, यानी इसमें बोथ 1 and 2 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में बोथ 1 and 2, ये आपका मेंस का सवाल है। ठीक है, ये आपका मेंस का सवाल है, यूपीपीएससी एससीएफ मेंस 2018 में पूछा गया है। अगला सवाल है हमारा कि 5 ईयर ऑफ पंचायत जो होता है वो प्रारंभ कब से होता है, मतलब उसका जो गिनती होती है कि अब 5 वर्ष यहाँ से अब शुरू हो रहा है, कहाँ से होता है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है
कि डेट अपॉइंटमेंट फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, मतलब पंचायत का जो प्रथम अधिवेशन जो होता है, वो जो तिथि जो होती है जब फर्स्ट मीटिंग होता है, उसी दिन से उसका जो 5 वर्ष का कार्यकाल गिना जाता है। ठीक है। अगला जो सवाल है यहाँ पे देखिए, फिर से कमेटी को लेकर पूछ दिया है, और इसमें कहा गया है कि जितने भी कमेटी दिए गए हैं, इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें हम लोग अरेंज करना है। अब एक बार कमेटी का सवाल हमसे पूछा जा चुका था, एक और सवाल है यहाँ पे, बोल रहा है कि कमेटी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, यानी कौन सा कमेटी पहले गठित हुआ है। ठीक है। तो आपको यदि डेट याद रखना होगा, तो जैसे एल.एम. सिंघवी कमेटी है, ये हमारा 2000 में बना था। ठीक है। पी.के. थुंगन कमेटी, ये 1988 का फॉर्म हुआ है। अशोक मेहता कमेटी 1977 का बना था, और ये जी.वी.के. राय कमेटी 1985 का। तो इस लिहाजा से देखा जाए तो सबसे पहले होगा अशोक मेहता कमेटी, और वो हमारे ऑप्शन सी में मिलता है, दैट इज 3 यहाँ पे। उसके बाद है 4, इसके बाद है 1, इसके बाद है 2। आई थिंक यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा, लेकिन असल में ऑप्शन जो होगा आपका सबसे पहले 3 होगा, देन 4 होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। जहाँ तक मुझे याद है कि एल.एम. सिंघवी कमेटी 2000 के बना हुआ है, लेकिन चलिए हम लोग इस ऑप्शन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला जो सवाल है देखिए, ये स्टेटमेंट सवाल है। इसमें पूछा क्या है, इन एवरी स्टेट पंचायत शैल बी कंस्टिट्यूटेड एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये तो सही है। ठीक है। दूसरा, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन स्टेट हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, ये भी सही है। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जो आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है ए को। जाहिर सी बात है यहाँ नहीं कर पा रहा है, तो इसका जो जवाब होगा हमारा बी होगा। अगला जो है कि नेशनल पंचायती राज डे हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये हम लोग जो मनाते हैं दैट इज 24 अप्रैल। हर वर्ष हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। अगला जो है, एक्टिंग जजेज आर अपॉइंटेड इट। एक्टिंग जजेज जो होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कहाँ होता है, किस तरह के कोर्ट में होता है। ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा, सीधा सा जवाब है, हाई कोर्ट में होता है। देखिए ये भी आपका मेंस में पूछा गया है, सोचिए, पीटी में भी नहीं, ये मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन है। अब ये जो सवाल जो है, ये देखिए, ये आर्टिकल्स आपको पूछे गए थे अब 21 एग्जाम में। ये भी एससीएफ का ही है, लेकिन किस एससीएफ में है ये यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे 200 आर्टिकल्स, 215, ठीक है, 216 एंड 217, इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो है हमारा 113, ये भी एसर्शन और रीजन जैसा सवाल है। ये हमारा कि द एग्जैक्टनेस एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज की ड्यू टू जुडिशियल डिसीजन इन इंडिया, मतलब संविधान का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसका डिफिनिटी बोलिए या निश्चितता बोलिए या इसका एक्सपेंशन बोलिए, ये भारत में न्यायिक निराकरण हुई है। जाहिर सी बात है, ये तो सही बात है भैया। दूसरा है कि जुडिशियल डिसीजन इंडिया हैव डिफाइंड और एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। भारत में न्यायिक निर्णय ने संवैधानिक प्रावधानों की परिभाषा तथा व्याख्या भी की है, यह भी सही है। अब ये देखना है कि एसर्शन ए को आर सपोर्ट करता है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जवाब जो होगा, ये मेरे ख्याल से ए एंड बी इन ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला होगा। अगला जो सवाल है, दैट इज जुडिशियल एक्टिविटी इन इंडिया, ये किससे संबंधित है। ठीक है।
तो ये आपका संबंधित है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, जनहित मुकदमों से। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया। मतलब ये जो हमने बताया अभी पीआईटी लिटिगेशन, इसमें कौन सा है जो उसका एम नहीं है। उसका भी कुछ एम होता है, लेकिन इसमें से कौन सा जो कथन है उसके एम को नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है सोशल जस्टिस की बात करता है, ठीक है, और जेन्यून पब्लिक रॉन्ग रिड्रेसल मतलब लोक उपकार की भी बात करता है। तो ये दोनों तो हो गया, नन ऑफ द हो नहीं सकता। द पब्लिसिटी ऑफ पब्लिक इंजरी, लोक उपहित का प्रचार, ये नहीं होगा। देखिए ये भी मेंस में पूछा गया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये तो हमने कर ही लिया, ये भी हमने कर लिया। अगला जो सवाल है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, मतलब ये जाहिर से पूछा कि ये आर्टिकल से संबंधित सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को या ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत वो करता है। तो ये होगा आर्टिकल 137। ठीक है। अगला है कि भारत में जो जुडिशियल रिव्यू होता है तो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी होता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा होता है, क्योंकि अभी हालिया के दिनों में सुप्रीम कोर्ट काफी चर्चों में है। तो आप ये मत समझिएगा कि इट हैज डन बिन ओनली बाई सुप्रीम कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट भी इसमें कर सकता है। देखिए ये भी आपका मेंस का सवाल है। ठीक है। अगला जो है फाइनल अथॉरिटी जो होता है, जो संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है, मतलब संविधान को क्या है क्या नहीं है, इसकी अंतिम व्याख्या जो हम लोगों के सामने रख सकता है वो कौन रख सकता है। तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसलिए हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस इस्तेमाल करता है। ये देखिए प्री में भी पूछा जा चुका है, ये मेंस में भी पूछा जा, कि इतना फेवरेट सवाल है कि दोनों स्टेज में पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन के बारे में पूछा गया, काफी बेसिक सवाल। आप देख रहे हो ना यहाँ पे मेंस में भी, जबकि यूपी पीसीएस देखा जाए तो उसका लेवल हमारे पीसीएस से अच्छा है होता है। ठीक है, और वहां पे मेंस में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो जवाब होगा दैट इज 33 अदर जज। एक तो आपका सीजीआई चीफ जस्टिस होता है, उसके अलावा 33 अन्य जज होते हैं। अगला जो है नॉर्दर्न जर्नल काउंसिल ऑफ इंडिया का, इसमें से कौन मेंबर नहीं है। तो इसका जो जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। देखिए ये हमने कट आउट किया था, नॉर्दर्न हो गया, सॉरी ये आपका ईस्टर्न हो गया, ये आपका ईस्टर्न हो गया, ये आपका वेस्टर्न हो गया, ये आपका नॉर्दर्न हो गया, ये आपका साउदर्न हो गया, ये आपका सेंट्रल रीजन हो गया। देखिए इस चीज को थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अमूमन उतना हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी आ गया तो। ठीक है, ईस्टर्न में आपका कौन कौन है स्टेट है, पश्चिमी में कौन कौन है। हालांकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये इसको आप मैप में रखकर याद करिएगा तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ राज्यों को हो सकता है कि याद करने में दिक्कत आए, तो वो आप थोड़ा सा इसमें अपने से उसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश इज द मेंबर ऑफ विच रीजनल काउंसिल, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश आप कहाँ मिल रहा है।
तो आई थिंक उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश आपको सेंट्रल रीजन में मिल रहा है, मध्य क्षेत्र परिषद, सेंट्रल जोनल काउंसिल, यानी इसका जो आंसर होगा सी होगा। ये भी सेम का सवाल है, रिपीटेड है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी टर्म इज द मेन एम ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया। भारत जो अंतर राज्य परिषद होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टू इंक्वायर एंड एडवाइस फॉर द इंटर स्टेट, जाहिर सी बात है, जो भी अंतर जो भी मान लीजिए बहुत सारे राज्यों के मध्य में जो भी विवाद होगा उसको सॉल्व करता है वो। दूसरा कि इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स और इन और मोर स्टेट्स, जाहिर सी बात है वो भी करता है। टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, राज्य के मध्य समन्वय के विषय पर संस्तुतियां करना, ठीक है, मतलब सम इसको बोलते हैं, आप इसको एक हिसाब से बोल सकते हैं एक कोऑर्डिनेशन बैठाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि सब आपस में मिलजुल कर काम कर सके। तो ये भी सही है। तो जाहिर सी बात ऑल ऑफ द इस तरह का सवाल वही लोग बना पाएंगे जिन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल को अच्छा से पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको फैक्चुअल सवाल भी दिख रहे हैं और इलेबोरेटिव सवाल भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है और इसका जो जवाब होगा डेट इज 360, ठीक है। अगला जो जवाब है इट इज अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल विच इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये आर्टिकल से संबंधित है कि जो भी संघ होता है, हमारा जो देश होता है, देश राष्ट्र होता है, इसका मतलब कर्तव्य होता है जब भी कोई बाहरी आक्रमण हो या फिर आंतरिक किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस हो तो प्रत्येक राज्य की वो सुरक्षा कर सके, ठीक है। तो ये हमें किस आर्टिकल में मिलता है? डेट इज 355 में। अगला जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म ऑफ 5 years ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड। नेशनल इमरजेंसी लग जाए मान लीजिए, ठीक है, तो हमारा जो 5 year का लोकसभा है इसको कितने साल तक के लिए, कितने समय तक के लिए हम लोग बढ़ा सकते हैं इस कार्यकाल को? तो इसका जवाब होगा 1 year ओनली, मतलब सिर्फ 1 साल तक। यहाँ पर 104थे अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की गई है, उसका ईयर। तो यहाँ पे आपसे ऐसे भी सवाल बनाए जाते हैं कि फलाना पार्टिकल अमेंडमेंट में क्या हुआ था या फिर वो किस साल हुआ था। यदि कोई इसमें स्पेसिफिक आर्टिकल से संबंधित है तो वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग अमेंडमेंट को भी अच्छे से कर लीजिएगा, कम से कम हाईलाइटेड अमेंडमेंट को तो जरूर करिएगा। और बाकी इसमें जो सवाल आपको और आगे होंगे तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा हमारा आर्टिकल 334 होगा। और ये बेसिकली क्या था आर्टिकल 334? इसमें क्या क्या था कि रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट था और एसटीज का और एंग्लो इंडियंस का लोकसभा में, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको अब टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है, आफ्टर 70 ईयर्स। अगला जो है हमारा जीएसटी किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ये काफ़ी जीएसटी तो काफ़ी पॉपुलर है, इसमें तो आपको मिस आउट होना ही नहीं चाहिए, डेट इज 101वां। और ये किस वर्ष आया था? 101, ये जो जीएसटी वाला का आया था ये हमारा 2016 में आया था, ठीक है, और ये आपका 2019 में आया था। अगला जो है राइट टू एजुकेशन, ये किस अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में शामिल किया गया? तो ये होगा 86th अमेंडमेंट, ठीक है। हमारा जो राइट टू एजुकेशन है किस आर्टिकल में आता है? डेट इज 21
ए। अब आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है। इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और ये जो संशोधन किया गया था ये 2002 में किया गया था। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए अमेंडमेंट से सवाल आपसे पूछ रहा है कौन सा अमेंडमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन, ये हमारे अभी जस्ट बताया 86वां संशोधन, ठीक है। फिर ये हमारा नगर पंचायत, ये आया था आपका 74th में। पंचायती राज ये आया था आपका 73rd में। और ये जो सर्विस टैक्स है ये बच गया हमारा 88 में। यानी इसका जो आंसर होना चाहिए ए का है 3, ए का 3 इसमें भी है, और बी का है 2, तो ये होगा दिल्ली, जिसे आज हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जानते हैं। ये किस संशोधन नियम के बाद ऐसा मतलब लागू हुआ? तो डेट इज 69। अगला जो सवाल है कि which constitutional amendment act among the following provided for an authoritative tax of the Constitution of India in Hindi language? ठीक है, जो हिंदी की एक प्रति उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया, ये कब किया गया? तो ये किया गया 58 अमेंडमेंट एक्ट, 58। और ये कब किया गया था 58 अमेंडमेंट एक्ट? ये आपका किया गया था 1987 को, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हुबहू सवाल दे दे, या कई बार यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है कि 58 अमेंडमेंट किस वर्ष आया था। तो जब भी आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा जो अगला जो सवाल है दैट इज कि किस संविधान संशोधन के तहत हमारे प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। यानी बोले तो इंटीग्रिटी, तो ये होगा आपका 42वां संशोधन नियम। यानी प्रियम्बल भी आपको एक बार अच्छे से देख के जाना है, और इसमें भी जो संविधान संशोधनें जो हुई हैं, ठीक है, उसको भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो हैं जिन पर आधारित जो सवाल जो पूछे गए हैं, ठीक है, इसमें एक तो 42 आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका 44, ठीक है, इन सब कम से कम आप एटलीस्ट इन संविधान संशोधनों को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आप जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा। 86, 103, ठीक है, 7th, ये वो संविधान संशोधन नियम है जो कि पूछे गए हैं पिछले विगत सालों में किसी भी पीसीएस एग्जाम्स में, या चाहे यूपीएससी में भी, ठीक है। 13, 18, 39, 52, 31, 16, 24, 25, 26, 36, 35, 1, 38, 73वां, 74वां, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज म्यूनसिपलिटी से संबंधित है। 53, 61, 58, 69, ठीक है। इसके अलावा 88, 43, 70, 84, 91, 93, 97, ये भी काफ़ी मर्तबार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा 81, 99, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार। इसके अलावा 91, 101 और 104, ठीक है। और खासकर 100 के बाद तो जितने भी हुए हैं, खासकर इस कार्यकाल में, इस सरकार के कार्यकाल में भी, उनको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा
दैट इज ये गवर्नर के बारे में पूछा गया था कि इसमें दो आपको स्टेटमेंट दिए गए थे, इसमें कौन सा सही और कौन सा इसमें गलत होगा। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं कि हर एक प्रोविंस का, हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये तो भैया हम सभी जानते हैं। ठीक है, और वो उस ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हम एक से ज़्यादा कार्यभार भी दिया जा सकता है, ये भी संभव होता है। ठीक है, और ये आपको मिलता है आपको 154 के खंड 1 में। ठीक है, कि ऐसा प्रावधान है कि हाँ, जरूरत पड़ने पर एक गवर्नमेंट दो या उससे ज़्यादा स्टेट का भी वो मतलब जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। दूसरा कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नर का, वो डायरेक्टली वो निहित करते हैं थ्रू सबऑर्डिनेट्स टू हिम इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा बोथ, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। ठीक है, तो आपको बस इतना ही इसमें बताना है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताना है कि आपका जो अंतिम एक जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता पड़ती है, इसमें बस आपको सही गलत देखकर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो देखिए मेंस में इस तरह का सवाल आए हैं। अगला सवाल जो है कि ये पूछा गया है कि राइट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है। ठीक है, एवं भारतीय नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के अधीन है। दूसरा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मेड एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट। तो इसमें जब देखा जाए तो इसमें दोनों ही ऑप्शन अपने अपने जगह सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि अंतिम जो सेकंड वाला जो रीजन है वो सही है कि नहीं, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर ये बी होगा। सही तो दोनों है, लेकिन जो हमारा जो रीजन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अगला जो सवाल पूछा गया है कि ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, जितने भी पार्लियामेंट की कमिटीज है इस पर भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, खासकर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो ये इसका जवाब होगा। और आपको एक बार इसमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होते हैं, ठीक है, ये इसमें जो सदस्य होते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बने होते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, इसमें जो लोकसभा के 15 सदस्य और आपके राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो सवाल है ये भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर ही आधारित है। देखिए कि कंपोज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सही है। इट इज इलेक्टेड बाय मेंस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, ये भी सही है। और इसका जो कार्यकाल होता है 1 साल के लिए, वो भी सही है। और ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द कमिटी। ठीक है, ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड टू कमिटी, तो ये भी सही है। मतलब इसका जो भी सदस्य होगा वो तो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होगा, लेकिन चूंकि मंत्री भी लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है, मंत्री भी लोकसभा का सदस्य होगा, लेकिन वो सदस्य इसका सदस्य नहीं होगा जो मंत्री है। ठीक है, आपको ध्यान में रखिएगा, वो सदस्य इसका सदस्य नहीं होगा जो इसका मंत्री है। ठीक है, तो इसमें सारे जो ऑप्शन है आपके सही पाए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और तेजी से बढ़ने का प्रयास करेंगे कि ए बिल ऑथराइजिंग द गवर्नमेंट टू रेज और स्पेंड मनी इज कॉल्ड। ऑफ कोर्स ये मनी बिल है। ठीक है, मनी बिल हमारे 110 में निहित है, ये आपको पता ही है। 110 आर्टिकल 110 हमारे मनी बिल को रिप्रेजेंट करता है, मनी बिल के बारे में बात करता है
इन द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एन ऑर्डिनरी बिल हैज टू गो थ्रू फॉलोइंग स्टेज। देखिए, कोई भी बिल जो अब आता है, ठीक है, वो अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है, उससे पहले उसको कुछ स्टेजेस पार करने होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेज हैं उसकी यहाँ पर आपसे जो मतलब जानकारी मतलब पूछी गई है। अब जैसे कोई भी जब जब भी ये बिल आता है तो उसका जो सर्वप्रथम जो स्टेज होता है दैट इज फर्स्ट होता ही है, ठीक है, फर्स्ट होता है। दूसरा उसका सेकेंड रीडिंग होता है। तीसरा तीसरा में उसका हमारा जो होता है स्टेज रिपोर्ट होता है, और उसके बाद उसका थर्ड रीडिंग होता है, ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकेंड रीडिंग, कमिटी स्टेज, फिर रिपोर्ट भी आता है इसके बाद। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए होगा, ठीक है। कमिटी स्टेज के बाद रिपोर्ट स्टेज आता है, यानी 1 2 3 4 देन थर्ड रीडिंग आपका आता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगला है जीरो आवर क्या होता है। तो जीरो आवर काफ़ी एक पॉपुलर टर्म है, मतलब पॉलिटी का। जीरो आवर जो लिया गया है असल में, मतलब ऐसे तो हो सकता है कि जो यदि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको लगा होगा कि हमने किसी और देश से लिया है, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। हमने ही इसको मतलब पूरे दुनिया को दिया है, ठीक है। इंडिया ने ही, भारत ने इस व्यवस्था को मतलब दूसरे देशों को भी दिया है। दूसरा है कि इन विच ईयर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट रिनेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आज हम जिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पीएमओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, आपने ट्विटर में या फिर जब भी कोई एडवाइजरी जारी होती है तो बोलता है पीएमओ ने जारी किया आदेश, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1977 में, ठीक है। और ये जो सेक्रेटरीट का जो निर्माण जो हुआ था ये हुआ था 1947 में, और इसका बदल के फिर नाम पीएमओ कर दिया गया कब? 1977 में, 30 सालों बाद, ठीक है। अगला जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू लोकसभा स्पीकर इन नोट टू। तो इसके लिए आपने स्पीकर को यदि पढ़ा है तो आप इसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं, ठीक है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं होगा, किसको लेकर? लोकसभा स्पीकर को लेकर। तो पहला है कि उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति होती है, हाँ होती है। दूसरा, ही इज एम्पावर्ड टू कॉल द हाउस इवन आफ्टर द सत्रावसन। सत्रावसन मतलब होता है किसी सत्र की समाप्ति, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसे टर्म होते हैं हर एक विषय में जो किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। होता है ना, जैसे कि फॉर मैनी वर्ड्स देयर इज ए सिंगल वर्ड, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे सत्र की समाप्ति के लिए हम लोग जब पॉलिटी में पढ़ते हैं तो हम लोग सत्रावसान शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर अगला है ही रिमेन्स इन द ऑफिस फ्रॉम द डिसोल्यूशन अप टू द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, ये भी सही है। और और लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हटा जाना, ये भी सही है। ये वाला गलत है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू लोक। ये तो वही सवाल रिपीटेड है, ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है जिसका जवाब हमने अभी जस्ट दिया। अगला जो है अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हेल्ड इज फर्स्ट, यानी राज्यसभा। यानी इससे तो एक चीज आपको इंफॉर्मेशन मिल गया कि हमारे पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वो क्या है? राज्यसभा है, ठीक है। यानी लोअर हाउस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। और इसका जो पहला जो फर्स्ट सेशन जो हुआ था, इसका पहला सेशन कब हुआ था? तो पहला सेशन इसका हुआ था 13 मई 1952 को, ठीक है, 13 मई 1952 को। और इसका जो क्रिएशन हुआ था
3 अप्रैल 1952 को, यानी 3 अप्रैल 1952 को मतलब इसका गठन हुआ था। राज्यसभा को हम लोग इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से संबंधित है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा इन 1963, या फिर द राज्यसभा में क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस बाय इट्स 2/3 मेजोरिटी। तो आपने यदि पढ़ा होगा तो संविधान का जो 312वां आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 312 का 1, ये इसकी अनुमति देता है कि हाँ राज्यसभा ऐसा कर सकता है, लेकिन इसका हमें कहीं वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, 19 का ए, तो इसका जो जवाब होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पे नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप इसमें देखिए पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के आपने बारे पढ़ा होगा, तो पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यदि आपको लगता है कि नहीं, डाउट हो सकता है कि इसमें हम लोग थोड़ा सा, तो अगले ऑप्शन को भी देख लीजिए, राइट टू वर्क इक्वल जस्टिस, ये सही है, डीपीएसपी के अंदर है। प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ये भी सही है। ठीक है, आर्टिकल ये 29 में है आपको, रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी एकदम सटीक सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बचता ही है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट को इसने मेंशन नहीं करा है। ठीक है, प्रेसिडेंट को मेंशन करता तो ये भी सही हो जाता। कंसिडर, इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है कि प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये तो सही है। और बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक कि वो प्रेसिडेंट से पारित नहीं हो जाए। तो जाहिर सी बात है, इसमें ये सही है, इसमें दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। अगला ये भी देखिए, आपको एसीएफ मेंस प्री में पूछा जा चुका है यूपीपीएससी का। अगला जो सवाल है, इंडियन प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज। ठीक है, वो ऐसा क्यों है, वो एक अभिन्न अंग है, वो ऐसा क्यों है। पहली बात तो 2 हाउसेस को वो समन करते हैं, बैठक बुलाता है, एकदम सही है। फर्स्ट सेशन, कभी भी जब इलेक्शन होता है, ठीक, इलेक्शन के बाद, जैसे अभी इस बार 2024 में जो इलेक्शन हुआ, तो इसके बाद जो सभा जो बुलाया गया, ठीक है, प्रथम सत्र जो बुलाया गया, तो हमारे माननीय महामहिम डा सॉरी द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा बुलाया गया। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति हैं, तो ये भी सही है। और वो लोकसभा को भंग कर सकती हैं, ये भी सही है। तो इसका जवाब जो होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। अगला जो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन देखिए, वो अपने त्याग पत्र को राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है कि उनको यदि हमें हटाना है, ठीक है, उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करने की आवश्यकता, ये भी सही है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए, ये भी सही है। तो बच गया ये, वो अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने तक तत्काल बात छोड़ेगा नहीं, तुरंत वो नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, जब तक उनका उत्तराधिकारी, सक्सेसर, ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं आ जाते हैं, तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। इन द सेम वे, जैसे हमारे प्रेसिडेंट
के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पर, सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है। देखिए ये सवाल आपको कितना बार रिपीटेड मिला है। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो पहला सवाल जो पूछा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये हमें बिल्कुल पता है। अंडर ए पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली ए नॉमिनल स्टेट, ये भी पता है, वो नाम मात्र के हेड होते हैं। ठीक है, और इसीलिए उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी किया जाता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये देखिए मेंस में पूछा हुआ सवाल है। मेंस में बस ये कि थोड़ा आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा फिर से एक बार प्रेसिडेंट से संबंधित सवाल पूछा है कि प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्ट्रीम सक्सेसर ज्वाइंस। ठीक है, ये अभी हमने आपको जस्ट बताया, जब तक कि उनका सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक वो अपने ऑफिस पर अपना पदभार ग्रहण करे रखते हैं। दूसरा, वो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को भी बुलाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे आपके। ठीक है, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। अगला है कि नेचर ऑफ वेटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत एक स्पेशल पावर है हमारे महामहिम राष्ट्रपति का। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एब्सोल्यूट भी होता है, पॉकेट भी होता है, सस्पेंशन भी होता है, यानी ऑल ऑफ द ये अबव होगा इसमें। अगला जो सवाल जो पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन है जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सीधा जवाब आपको मिलेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि ये लोकसभा सदस्य में ही से निर्वाचित होकर जाते हैं। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं, चाहे वो स्पेशल ऑफिसर हो, अब शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या अटॉर्नी जनरल, ये तीनों ही हमारे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगला जो है, इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, तो इससे आपको एक बात पता चल गया कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन जो होता है कितने मेंबर का होता है, तो वो 12 मेंबर्स का होता है। ठीक है, 12 मेंबर्स का होता है, और ये कौन करते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के जो 12 सदस्यों का मनोनयन, मतलब उनका जो नॉमिनेशन या चयन बोलिए, प्रेसिडेंट करते हैं, मगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। ठीक है, और ये बेसिकली आपको लिटरेचर और साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस से ये संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिटरेचर भी है, सोशल सर्विस भी है, इन द फील्ड ऑफ साइंस इन आर्ट है, चारों फील्ड है। ठीक है, LSAS, इसको आप याद रख सकते हैं, लास। ठीक है, लास या फिर साल। L4 आपका हो जाएगा आपका लिटरेचर, A4 हो जाएगा आर्ट्स, S4 हो जाएगा सोशल सर्विस और S4 हो जाएगा साइंस। ठीक है, तो इसमें जो होगा दोनों ही ऑप्शन आपको सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। अगला है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में। देखिए नेशनल इमरजेंसी को ना आप लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा,
इसके सारे जो प्रावधान है 352 से 360, ये पार्ट 18 में आता है। ठीक है, कितनी बार लागू किया गया, ठीक है, कितना कब से कब ये इसका डेट था, तीनों ही जो भी इमरजेंसी प्रोविजन था या इमरजेंसी लगाया गया था। तो इसमें जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला है कि ये भी देखिए सवाल तो आपका रिपीटेड हो गया है, ठीक है, लेकिन देखिए ये आरएफओ मेंस का पेपर में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो ये आपको प्रेसिडेंट से संबंधित सवाल पूछा गया है। और इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, और ये हमको पता है कि किस आर्टिकल में रहता है, हमने आपको बताया था आई फॉर इम्पीचमेंट और आई फॉर वन, और ये 61 में आपको मिला था। ठीक है, ये आपको मिला था, और ये सिर्फ किस पे हो सकता है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी आर्टिकल्स थे हमने उसको कैसे रिकॉल किया था, पी स्क्वायर एम टी, ठीक, और आर क्यू सी ओ आई, यानी 52 से 61 आपके प्रेसिडेंट है, 62 में भी प्रेसिडेंट से संबंधित थे, और एक 72 उनकी क्षमा, पैडोन, जो क्षमा याचना वो देते हैं उससे संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, अगला जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है कि फंडामेंटल ड्यूटी 42वें संशोधन नियम के द्वारा जोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है। और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में पहले ये 10 थे, इसमें फिर एक इसमें जोड़ दिया गया। वो क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे या पिता जो भी होंगे उनका कर्तव्य होगा कि इनको शिक्षा दिलाया जाए, यानी शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 में। और ये कौन सा समय, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये था हमारा 86। इसमें आपका दोनों सही है। बयालीसवें में 10 जोड़ा गया और 86वें में आपका 1 जोड़ दिया गया। ठीक है, यानी इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। दूसरा है कि पर्सनल लिबर्टी कैन बी असर्टेन्ड मेनली बाय सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट्स के जो रिट्स होते हैं उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से। तो इसका जो उत्तर होगा दैट इज हैबियस कॉर्पस। फिर आ जाइए अगला सवाल। ये तो सवाल आपको अंडरस्टूड ही होगा, इसमें असर्शन और रीजन पर आधारित सवाल पूछ रहा है। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, सही है। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी इसका जो व्याख्या जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, और ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे ऑप्शंस में शायद वहाँ छूट गया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है। अगला जो सवाल है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा आर्टिकल पहले तो ये उसे मतलब इंसर्ट करा गया, मतलब डाला गया, फिर उसे बाद में निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल था, तो ये हमारा जो आर्टिकल था दैट इज हमारा 1, 3 और 4, यानी 32 से 131 से और 257 है। ये और ये, इसका जवाब ये होगा। अगला जो है इसको मैच करना है। देखिए इसमें आर्टिकल आपको मैच करना है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, पब्लिक सर्विस कमीशन और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो अनुसूचित जातियां
ये आपका 341 में मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी ये आपको 315 में मिलता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये 360 में मिलता है और ये आपको 315 में मिलता है। सॉरी, यहाँ पर ये 351 होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा। तो उस लिहाजा से इसका जो सही जवाब होगा ए का 1 और बी का 4, यानी ये होगा। ठीक है, अब आइए इसे भी मैच करना है, इसे भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, यह आर्टिकल आधारित सवाल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। अगला ये भी देखिए आर्टिकल पूछा गया है, इन आर्टिकल्स को भी देख लीजिएगा। अगला ये भी आर्टिकल से आधारित सवाल है, ये भी आर्टिकल आधारित सवाल है। इधर जितने भी सवाल हैं सारे आपके आर्टिकल से संबंधित हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर ये आ जाइए, ये सवाल हमारे लिए कि जो 12वां जो शेड्यूल है, ठीक है, उसमें भारतीय संविधान में इतना तो पता है कि 12वां शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, तो ये बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, टोटल 12 शेड्यूल है और 11वां किसके बारे में बात करता है, पंचायत के बारे में। तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कितने आइटम्स हैं इसमें, तो इसमें टोटल आपके 19 आइटम है। ठीक है, सॉरी 18, और आपका जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो पंचायत वाला जो है उसमें आपके 29 है, यानी ज़्यादा इसमें है। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि म्युनिसिपल है, शहर है तो इसमें ज़्यादा होगा, नहीं, पंचायत में ज़्यादा है। ठीक है, फिर अगला जो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो लिस्ट है ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिस्ट इसमें आते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं इसमें। तो इसमें पूछा गया है कि स्टेट लिस्ट में क्या है, नॉट इंक्लूडेड नहीं है। तो पुलिस तो है ही, लॉ एंड ऑर्डर भी है, कारागार भी है, ये नहीं है, क्रिमिनल एंड प्रोसीज्योर। ठीक है, ये भी आपका लिस्ट से संबंधित है। इकोनॉमिक प्लानिंग किसका हिस्सा है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग लिस्ट को एक बार अच्छे से, ये लिस्ट आधारित सवाल है। ये सवाल देखिए, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। और अगला 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू पंचायत। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही जो शेड्यूल हैं वो सही हैं। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। थोड़ा सा हम लोग एक बार शेड्यूल को हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो शेड्यूल तो आपको याद होगा ही, लेकिन अगर याद करने में परेशानी हो रही है तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। इसका तो जवाब होगा बोथ 1 एंड 2, यहाँ पर इसका जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सही है, 7th शेड्यूल और 11th शेड्यूल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, और इसमें टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और ये पूरा सीरियल वाइज चलेगा आपका। ठीक है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये 11 और ये 12 शेड्यूल है। ठीक है, अब T4 हो जाएगा आपका टेरिटरी। ठीक है,
ई फोर आ जाएगा इमोलमेंट्स, ठीक है। ए फोर आ जाएगा एफर्मेशन या ओथ्स, शपथ, ये से संबंधित। आर फोर आ जाएगा इसमें राज्यसभा सीट्स, ठीक है। और एस फोर आ जाएगा शेड्यूल्ड एरियाज, ओ फोर आ जाएगा यहाँ पर अदर ट्राइबल एरियाज। अब इस अदर ट्राइबल एरियाज में भी मेंशन किया हुआ है कौन कौन से एरियाज होंगे, ठीक है। और एफ फोर आ जाएगा यहाँ पर आपका फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट बोले तो आपका यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट से संबंधित, ठीक है। आठवां ये ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है। नौवां यानी नाइन्थ, नाइन्थ जो है ये आपका लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है। और 10वां जो है ये आपका संबंधित है आपका डिफेकेशन से, या डिफेकेशन बोलिए या डिस्क्वालिफिकेशन बोलिए। बाकी इस चीज को आप लोग इसका जो पूरा जो स्टेटमेंट वाइज जो लिखा हुआ है, ठीक है, फुल स्टेटमेंट, वो आप लोग उसको मिला लीजिएगा, ठीक है, लिंक आप कर सकते हो, ठीक है। 11 जो हो जाएगा पंचायत, और एम जो हो जाएगा म्यूनसिपलिटीज। ये तो हो गया एक एक सवाल, एक तरह का सवाल बन सकता है कि पहला शेड्यूल क्या है, दूसरा शेड्यूल क्या है। अब यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि अदर ट्राइबल एरियाज में कौन कौन होंगे। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम लोग याद रखेंगे ATM² से, ठीक है। ए फोर हो जाएगा आपका असम, टी फोर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, एम फोर हो जाएगा आपका मेघालय, एंड अनदर एम फोर हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। ये आपका किस शेड्यूल में है, ये आपका ये अदर ट्राइबल एरियाज यानी 6 शेड्यूल में है। अगला चीज हमें एक चीज और इसमें याद रखना है, फेडरल लिस्ट में जो भी आपका यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिस्ट हैं, उसको याद रखना उतना संभव नहीं है। फिर भी आप बार बार पढ़िएगा तो दिमाग में आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा लिस्ट किस में आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे संबंधित आपको सवाल जरूर पूछा जाता है, जो कि हमारा 8वें शेड्यूल में है, ठीक है। ये हमारा 8वां शेड्यूल में है। एथ शेड्यूल में हमने आपको क्या बताया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 22। और इसको हम लोग क्या कैसे याद रखेंगे, तो इसका भी याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। तरीका ये है कि KTM, KTM पुश, KTM पुश बैग ऑफ KTM, ठीक है। KTM पुश बैग ऑफ KTM यानी KTM के बैग को ही पुश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 14 लैंग्वेजेस आपको यहाँ से निकल जाएंगे, 14 लैंग्वेज यहाँ से निकल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 11 12 13 14, ठीक है। बाकी के 8 लैंग्वेज भी निकलेंगे, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। के से आपका यहाँ पर हो जाएगा कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी। टी से आपका हो जाएगा यहाँ पर तमिल, और एम से आपका यहाँ पे हो जाएगा मराठी, ठीक है।
पी से आपका यह हो जाएगा पंजाबी, यू से हो जाएगा आपका उर्दू, एस से आपका हो जाएगा संस्कृत, और एच से आपका हो जाएगा हिंदी, बी से हो जाएगा आपका बंगाली, ए से आपका हो जाएगा असमी, जी से हो जाएगा आपका गुजराती, ओ से यहाँ पर सिर्फ होगा आपका उड़िया, के फोर यहाँ पर हो जाएगा कन्नड़, टी फोर हो जाएगा तेलुगु, एंड लास्ट वन दैट इज एम फॉर मलयालम। ठीक है, ये तो आपके 14 लैंग्वेज होंगे। अब आप पूछिएगा कि बाकी के सर 8 कैसे याद करने हैं, तो उससे भी याद करने का तरीका है। ठीक है, बाकी के भी हम लोग 8 याद कर लेंगे, टेंशन नॉट। बाकी के 8 आपको याद करने हैं। उसमें आपने सेंधा नमक देखा होगा। ठीक है, घर में हमारी जब माताएं जब व्रत या उपवास करती हैं तो यदि उन्हें कुछ खाना होता है, अन्न ग्रहण करना होता है, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करती है। ठीक है, सेंधा नमक इवन ये जो उच्च रक्तचाप के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखेंगे सेंधा नमक। ठीक है, इसमें याद आ जाएगा न, म और क। कैसे होगा इसमें? सेंधा से हो जाएगा आपका सिंधी, ठीक से। एन से यहाँ हो जाएगा आपका नेपाली, म से यहाँ आपका हो जाएगा मणिपुरी, एंड लास्ट वर्ड के से हो जाएगा आपका कोंकणी। तो ये हो गया। अब हमारा 14 हो गया, यहाँ पर हो गया 4। अब हमें और 4 याद करने हैं। तो मैंने बीडीएस किया है, यानी बैचलर इन डेंटल सर्जन करा है। एम फॉर मैथिली, ठीक है, और बी फॉर हो जाएगा आपका बोडो, डी फॉर डोगरी, और एस फॉर संथाली। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा लैंग्वेज याद हो गया। ठीक है, आप इसको 2-3 बार रिकॉल करिएगा। पहला केटीएम पुश बैग ऑफ केटीएम, दूसरा सेंधा नमक, और मैंने बीडीएस करा है। ठीक है, या फिर मैथिली ने, मैथिली बहुत जानी मानी एक सुप्रसिद्ध सिंगर है, लोक गायिका है। तो मैथिली ने सिंगिंग नहीं बीडीएस करा है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक चीज याद ध्यान में रखिएगा कि ये जो है सेंधा नमक, ये 21 संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी वाला लैंग्वेज, और नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी ये 71वें संविधान संशोधन नियम से जोड़ा गया था। और इन दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो अंतिम जो लैंग्वेज जो जोड़े गए हैं, 4 लैंग्वेजेस के सेट हैं, ये हमारे 92nd यानी 92वें संविधान संशोधन नियम से 2003 में जोड़े गए थे। ठीक है, 2003, ये है आपका 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैंग्वेजेस के बारे में। शेड्यूल के बारे में हमने आपको बता दिया। इस पर सवाल पूछे ही पूछे। देखिए शेड्यूल पर यहाँ पर है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी शेड्यूल पर है। अगला जो है पार्ट 5, पार्ट 5 किससे संबंधित है? पार्ट 5 हमने आपको बताया है कि पार्ट 5 जो है, पहली बात तो ये कि पार्ट 5, जस्ट ए सेकेंड, पार्ट 5, पार्ट 5 जो होता है, ये हमारे संविधान से मतलब में ये 52 से
151 अनुच्छेदों को ये देखता है, ठीक है। और ये होता है द यूनियन, और इसके अंदर ये जो बोला गया है, ठीक है, कि नॉट रिलेटेड विद, ये बेसिकली चैप्टर्स के बारे में बोला गया है। तो पहला चैप्टर जो इसमें होता है वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव, ये आपका पहला चैप्टर होता है। दूसरा पार्लियामेंट होता है, ठीक है, दूसरा पार्लियामेंट होता है। तीसरा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, विधायकी शक्ति एक राष्ट्रपति का जो होता है 123 नंबर हमने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी होता है, ये चौथा चैप्टर होता है। अंतिम चैप्टर कैग होता है जिसमें कि 148 से 151 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। हमने हमेशा बोला है कि पहला और अंतिम और बीच को जरूर याद रखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसी बहाने आपका रिकॉल भी हो जा रहा है। तो इसमें कौन सा नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अगले पार्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। 152 से 231, 152 से 237 आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तब उसमें हम लोग स्टेट्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा, नोट पूछा है नहीं पूछा है तो एग्जीक्यूटिव स्टेट्स होगा। यहाँ देखिए पार्ट से आपको मिलान करने को बोला गया है, ये तो आपसे कर ही लेंगे, ठीक है। ये भी पार्ट से बोला गया है। यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित जितनी भी समितियां जो बनाई गई थी, ठीक है, उसके कौन कौन चेयरमैन थे उसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो इसका जो फिलहाल जो उत्तर जो होगा, दैट इज, इसका जो उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल होगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो आपके यूनियन कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद ये आपके स्टीयरिंग कमेटी के थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी जो छोटे मोटे जो भी कमेटियां थे उसके अलग अलग चेयरमैन, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। और जैसे कि इसके अलावा जो आपका हाउस कमेटी जो था उसका B.P. सीतारमैया थे, ठीक है, G.B. मालवंकर भी थे, J.B. कृपलानी भी थे, ठीक है। अगला जो सवाल है कि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स, ओके, ठीक है। और दूसरा है इंडिया इज ए पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। दोनों सही है अपने आप में, लेकिन ये दूसरा जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एसीएफ में जो पूछे गए, जो भी आपका जो ये पॉलिटी का जो सवाल था सिर्फ एसीएफ में, वो हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर मतलब इस वीडियो को करते दौरान भी आपने बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करा होगा और जो आपको आगामी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में हेल्प करने जा रहा है, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। और हम लोग आगे भी वीडियो में मिलते रहेंगे और देखता हूँ आगे हमारा वीडियो किस पर होता है जो आपको आगामी परीक्षा में हेल्प कर सके, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम शाइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।